बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं। नर्सिंग रिसर्च में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। पिछली वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ओवरव्यू पढ़ाई थी, डिफिनीशंस पढ़ाई थी रिसर्च की, इसके अलावा रिसर्च के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, रिसर्च की एप्लीकेशन और उसके टाइप्स, जिसमें हमने थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल रिसर्च डिटेल से डिस्कस की थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हमने डिस्कस की थी, और इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च जो है उसके डिफिनीशंस, और उसके अलावा हमने डिस्कस की थी लेवल्स ऑफ रिसर्च, जो 4 लेवल ऑफ रिसर्च होते हैं, जिनमें हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, एक्सप्लेनेशन की, प्रेडिक्शन की और कंट्रोल की। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग डिसिप्लिन के अंदर जो नॉलेज एक्वायर की जाती हैं उसके तरीके, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं नर्सिंग डिसिप्लिन के अंदर। तो फर्स्ट वन है ट्रेडिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशन की, तो ट्रेडिशन आप लोगों को पता है कि जो नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती हैं एक कल्चर के अंदर या फिर एक कम्युनिटी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल तरीका है नॉलेज को गेन करने का। अब नर्सिंग के अंदर अगर हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो उसमें हमारे प्रैक्टिसेस आ जाते हैं, हमारे बिलीव्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं, जो कि हमने हिस्टोरिकली गेन किया होता है, हिस्टोरिकली वो बनते आते हैं। यानी हमारी जो ये बिलीव्स, ये वैल्यूज़ और ये प्रैक्टिसेस होते हैं, तो इनको हम विदाउट क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं। ये हमने ट्रेडिशनली सीखी होती हैं। जैसा कि हम हमारे जो सीनियर नर्सेज होते हैं, तो उनसे जो हम सीखते हैं प्रैक्टिकली एक, तो वो एक नर्सिंग कल्चर कहलाती हैं, कि जिसमें हम चीज़ों को उनको देखते हुए सीखते हैं, और जो बिलीव्स, वैल्यूज़ जो ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो फिर ये हिस्टोरिकली अपहेल्ड होते हैं, और इनको हम विदाउट क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये नॉलेज जो है ये कितना ज़्यादा यकीन के काबिल होता है, तो ट्रेडिशनल जो नॉलेज होती हैं, तो वो एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी तो हमें देती हैं, और साथ में सेंस ऑफ फेमिलियरिटी भी देती हैं, कि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं और कंटिन्यूसली पास होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो करंट एविडेंसेस होते हैं और करंट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, तो वो उसके मुताबिक हो। जो हमने ट्रेडिशनली सीखे होते हैं, में भी इस तरह हो सकता है कि वो करंट जो एविडेंसेस होते हैं और करंट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, वो उनके ऊपर बेस नहीं करते हो, वो उनसे अलग हो। तो इसीलिए हमेशा जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेजेस वगैरह जो हम सीखते हैं कल्चरली एक कम्युनिटी के अंदर कंटिन्यूसली नर्सिंग के अंदर, तो उनको हमने देखना चाहिए कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, क्या ये करंट एविडेंस के मुताबिक है, क्या ये करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक हैं। यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि दिस रिप्रेजेंट नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रूथ्स एंड बिलीव्स दैट कम्स फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेंड्स, यानी ये वो नॉलेज है जो कि जो ट्रूथ्स जो विदाउट क्वेश्चंस हम एक्सेप्ट करते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, जो कि कस्टम से, ट्रेंड से हमें मिलती हैं, जनरेशन टू जनरेशन चलती आती हैं, develop with past experience. However, units are set according to traditional rules might not be effective and efficient. देखिए इसमें भी लिखा है कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं, तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ बनती आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, तो वो माइट नॉट बी इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट, इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट में भी वो नहीं भी हो सकते हैं। नीड रिसर्च फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंस्ट्रक्शन, और जो लाइफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो उनको क्वालिटी वाला बनाने के लिए रिसर्च जो है वो ज़रूरी होता है। फिर बात आती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से एक वे है नॉलेज एक्वायर करने का। तो अथॉरिटी, अगर हम नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट से अगर अथॉरिटी की बात करें, तो नर्सिंग में तो अथॉरिटी हम कह सकते हैं उन लोगों को जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो कि हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे जो ओपिनियंस, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं उनको शेप करते हैं। जैसा कि अथॉरिटेटिव फिगर्स की अगर हम बात करें, तो वो हमारे जो हमें सिखा रहे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो एक्सपीरियंस क्लिनिशियंस होते हैं वो हो सकते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं,
एजुकेटर्स वो हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी फिगर्स होते हैं इनको अथॉरिटेटिव फिगर्स कहा जाता है और ये एक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज होती हैं, इनसे हम नॉलेज हासिल करते हैं। अब ये जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते हैं तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज मौजूद होती हैं, इनके एक्सपीरियंसेस से वो नॉलेज जो है उनको मिली होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरी ये है कि रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम उनसे हासिल कर रहे हैं, ये जो रिसर्च एविडेंसेस होते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स होते हैं, वो भी उनको जो है वो उनके साथ अलाइन होते हों, उनको सपोर्ट करते हों। क्योंकि अथॉरिटेटिव फिगर्स जो है में भी इस तरह हो सकता है कि वो सिर्फ अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उनके ऊपर रिले करते हों, अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस के ऊपर, अपने जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर वो रिले करते हों, जो न्यू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होते हैं में भी उनके साथ अलाइन नहीं करती हों। तो इसीलिए अथॉरिटी जो है वो सही बात है कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स, वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो जो नर्सेज होते हैं जो सीख रहे होते हैं उनको चाहिए कि वो चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती हैं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें कि वो जिस अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज से उनको मिली है तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है उसके मुताबिक है या नहीं। और आखिर में उनको प्रायोरिटाइज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को ही करनी चाहिए ताकि वो इस बात को इंश्योर कर सके कि वो हाई क्वालिटी वाला केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट्स को। यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर के ए पर्सन विथ एक्सपर्टीज एंड पावर हु इज़ एबल टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड बिहेवियर। अथॉरिटी कौन होता है? अथॉरिटी वो लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास पावर होता है, वो हमारे ओपिनियन बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करते हो तो वो अथॉरिटी कहलाते हैं। बट मे हैव द इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट वैलिडेट फ्रॉम रिसर्च। मे बी उनके पास भी ऐसे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो कि रिसर्च से वैलिडेटेड ना हो, तो इसीलिए ज़रूरी है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाए। अब बारहवीं की अगर बात की जाए तो बारहवीं में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब हम किसी दूसरे फील्ड से कोई नॉलेज उठा के अपने डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई करते हैं, अपने डिसिप्लिन के अंदर उसको फिट करने की कोशिश करते हैं तो ये बारहवीं कहलाती हैं। लेकिन बारहवीं जो है वो स्टीलिंग नहीं होती, क्योंकि बारहवीं में इजाज़त लेके जो है वो फिर उसको फिट किया जाता है। तो स्टीलिंग और बारहवीं में ये फ़र्क होता है, ये आप लोगों ने अपने जहन में बात रखनी है। अब बारहवीं जो है इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट से अगर इसको हम देखें तो इसमें हम जो एडॉप्शन करते हैं दूसरे फील्ड से नॉलेज को लाके अपने फील्ड के अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं बारहवीं। बारहवीं में हम करते क्या हैं? बारहवीं में हम जो दूसरे अनरिलेटेड फील्ड्स होते हैं वहाँ से कंसेप्ट्स को, थ्योरीज़ को, मेथडोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करते हैं आपस में, और इंटीग्रेट करने के बाद उनको नर्सिंग डोमेन के अंदर ले आते हैं और वहाँ पे उनके थ्रू जो पेशेंट केयर है उसको इम्प्रूव करने की, उसको मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा हुआ है बारहवीं is nursing involve the appropriation and use of knowledge from other fields or discipline to guide nursing practice but difficulties to set boundaries। यानी बारहवीं क्या है नर्सिंग के अंदर? तो बारहवीं जो है उसमें हम दूसरे जो फील्ड्स होते हैं वहाँ से नॉलेज हम ले लेते हैं और उसको अप्रोप्रिएट करते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि उसको हम फिट करने की कोशिश करते हैं अपने डिसिप्लिन के अंदर ताकि हमारे जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उनको गाइडेंस मिल सके। बट डिफ़िकल्टीज़ टू सेट बाउंड्रीज, लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं बाउंड्री सेट करने में। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बारहवीं के अंदर एक चैलेंज ये होती है कि हम कितने एक्सटेंट से हमने नॉलेज जो है वो लेनी है दूसरे फील्ड से, यानी उसकी लिमिट क्या होगी। तो बाउंड्री सेट करने में, लिमिट समझने में, उसकी एक्सटेंट समझने में कि हम कितने एक्सटेंट से नॉलेज जो है वो उठा सकते हैं, तो ये एक चैलेंज होती है, एक डिफ़िकल्टी होती है। तो इस डिफ़िकल्टी को अगर टैकल किया जाए तो फिर ये जो एक्सटर्नल नॉलेज जो हम ले लेते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर इसको सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो इसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और इनकन्सिस्टेंसीज जो है वो बन सकती हैं। ट्रायल एंड एरर देख लें, एक और यहाँ पे आप लोगों को एक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दी गई है ट्रायल एंड एरर का। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक,
यहाँ पे क्या होता है कि जब रिसर्चर ट्रायल एंड एरर करते हैं तो उससे भी वो सीख रहे होते हैं, अपने जो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होते हैं उनसे वो सीख रहे होते हैं। जब वो डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करते हैं और उसके आउटकम्स को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनको एक इंसाइट मिल जाती है कि कौन सी चीज़ें जो है उनकी वजह से काम सही हुआ और कौन सी चीज़ें ऐसी थी उनकी वजह से काम जो है वो नहीं हुआ, उसमें ख़राबी आई। तो ये उनको एक इंसाइट मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर ये बात कि ट्रायल एंड एरर इज़ एन अप्रोच विद अननोन आउटकम दैट इज़ यूज्ड इन अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन विच अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर अनअवेलेबल। ट्रायल एंड एरर जो है वो हमेशा इसको नहीं यूज़ किया जा सकता नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इसमें रिस्क होती है। जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो रिस्क पे होते हैं, वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है, उनको कोई नुकसान इसकी वजह से हो सकती है। लेकिन ये तब यूज़ की जाती है, देखिए लिखा है यूज्ड इन अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन विच अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर अनअवेलेबल। जहाँ पे दूसरे जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है वो अवेलेबल नहीं होते, कोई और ज़रिया नहीं होता, तो वहाँ पे ट्रायल एंड एरर जो है वो एक ज़रिया बनती है नॉलेज एक्वायर करने का। बट द टाइम एंड द पेशेंट हेल्थ आर ऑन रिस्क। अब यहाँ पे टाइम और पेशेंट हेल्थ जो है वो दोनों रिस्क पे होते हैं। टाइम इन अ सेंस कि अगर ट्रायल एंड एरर हो रही है और उसके थ्रू कोई भी आउटकम जो है वो ठीक नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अब जो पेशेंट होता है, तो उनका हेल्थ जो है वो यहाँ पे रिस्क पे होता है, उनको नुकसान हो सकती है ट्रायल एंड एरर की वजह से। इसके अलावा रोल मॉडलिंग है। रोल मॉडलिंग इज़ लर्निंग बाय इमिटेटिंग द बिहेवियर्स ऑफ एन एक्सपर्ट। मेंटरशिप, जो मेंटर होते हैं, मेंटरशिप कहते हैं उसको कि जिसमें एक मेंटर होता है और आप उसके जो बिहेवियर्स है उससे बहुत ज़्यादा आप मुतासिर होते हैं और उसके जो बिहेवियर्स है वो आप इमिटेट कर रहे होते हैं और उससे आप सीख रहे होते हैं। तो ये रोल मॉडलिंग कहलाती हैं। और रोल मॉडलिंग भी एक वे है नॉलेज एक्वायर करने का। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो भी एक वे है नॉलेज एक्वायर करने का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पर्सनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व गेनिंग नॉलेज बाय बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन एन इवेंट, ए सिचुएशन और ए सर्कमस्टांसेस। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसमें हम नॉलेज गेन करते हैं क्योंकि हम पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो वहाँ हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वही एक सोर्स होता है नॉलेज एक्वायर करने का। देखिए अब यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, नोविस, एडवांस, बिगिनर, कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट। तो ये एक नर्स थ्योरिस्ट थी पैट्रिशिया बेनर, उन्होंने ये स्टेप्स दिए हुए हैं थे कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एक इंसान का तो वो कितना अहम होता है। उन्होंने ये एक पूरी थ्योरी जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, नर्सिंग थ्योरी, जब मैं आप लोगों को जो कोर्स पढ़ा रही हूँ तो उसमें जब उसकी बारी आएगी तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पैट्रिशिया बेनर की थ्योरी। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए नोविस वो फर्स्ट स्टेज होता है कि जिसमें एक बंदा जो है उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होती है। फिर एडवांस बिगिनर वो स्टेज होता है जहाँ पे एक्सपीरियंस एट सम एक्सटेंट, वो स्टार्ट कर लेता है, कुछ हद तक थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि आप लोगों की एग्जांपल है, अभी आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों ने कोई भी आपने इस BSN जर्नी की जो बुक्स वगैरह है तो कुछ भी नहीं देखा था, क्लिनिकल पे भी आप लोग नहीं गए थे, तो उस टाइम आपको कहा जा सकता है कि आप नोविस स्टेज में थे, कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं थी। फिर जब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर जब ये आप लोगों के गुजर गए, 1 ईयर गुजर गया, तो फिर आप लोग जो है अब एडवांस बिगिनर कहलाएंगे क्योंकि आप लोगों को कुछ हद तक सम एक्सटेंट तक एक्सपीरियंस हो गई। फिर कॉम्पिटेंट, एबल टू जनरेट एंड अचीव लॉन्ग रेंज गोल्स। फिर एडवांस बिगिनर के बाद जब इसी तरह एक्सपीरियंस जो है वो कंटिन्यू रहती है तो कॉम्पिटेंट भी हो जाता है। एक स्टेज आता है कि उस पर आके बंदा कॉम्पिटेंट बन जाता है। कॉम्पिटेंट बनने का मतलब ये है कि वो खुद कोई लॉन्ग रेंज गोल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने लिए गोल, और फिर उनको अचीव कर सकते हो, तो वो फिर कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। प्रोफिशिएंट वो तब कहलाएंगे जब वो वेल एक्सपीरियंस हो और पेशेंट को एज ए होल वो टैकल कर सकें, फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए, पेशेंट को एज ए होल उसके जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए पेशेंट को हैंडल कर सकते हो, तब वो प्रोफिशिएंट कहलाते हैं। और प्रोफिशिएंट आप लोग इंशाल्लाह जब 7 सेमेस्टर आप लोगों का क्लियर होगा, 8 सेमेस्टर स्टार्ट होगा या फिर इंटर्नशिप आप लोगों की स्टार्ट होगी, तो तब तक आप लोग प्रोफिशिएंट बन जाएंगे। और फिर एक्सपर्ट आप लोग कब बनते हैं? वेल एक्सपोज्ड एंड फास्टर इन हर हिज अप्रोच।
जब आप अपने अप्रोच में वेल एक्सपोज्ड होते हैं, आपको बार बार वो चीज़ आपके सामने आती है और आप उसको हैंडल करते जाते हैं, कहीं अरसे आपके गुजर जाते हैं उसको हैंडल करते हुए, तो फिर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोफिशिएंट की एग्जांपल देते हुए मैंने कहा कि 8th सेमेस्टर में या फिर इंटर्नशिप में, तो वो उन लोगों के लिए मैंने कहा जो लोग सही तरीके से दिल लगा के मेहनत करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा और वो 8th सेमेस्टर में या इंटर्नशिप में पहुंच के फिर वो प्रोफिशिएंट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देख लें इंट्यूशन का। इंट्यूशन भी एक ज़रिया है नॉलेज एक्वायर करने का। इंट्यूशन किस तरीके से? इंट्यूशन मीन्स के ये एक सबकॉन्शियस एक प्रोसेस होती है। जहाँ पे नर्सिंग की हम बात करते हैं, नर्सिस की हम बात करते हैं, तो जो नर्सिस होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, उनकी जो एक्सपर्टनेस है उससे जब वो सबकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू कोई नॉलेज जो है वो ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके थ्रू वो क्विक जजमेंट करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये कहलाती हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन किस तरीके से होती हैं? तो इसमें जो पैटर्न्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो सबटिल क्यूज़ होते हैं, सबटिल क्यूज़ कहते हैं जो नॉन वर्बल जो सिग्नल्स होते हैं, तो उनको वो समझ जाते हैं। नॉन वर्बल सिग्नल्स को पेशेंट को देखते हुए वो समझ जाते हैं और फिर वो जो नॉलेज होती हैं, एक साइलेंट नॉलेज, वो उनके जहन में आ जाती हैं और उस साइलेंट नॉलेज को यूज़ करते हुए वो किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन को सोल्व कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो ये कहलाती हैं इंट्यूशन। अब इंट्यूशन आती कहाँ से है? तो इंट्यूशन आती है वो जो सालों की उनकी मेहनत होती हैं, जो सालों की कहीं अरसे की उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनसे इंट्यूशन आती हैं। यानी वो क्या करते हैं इंट्यूशन में? इंट्यूशन जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक इंसान के लिए, और जितना इंसान मेहनत करता है, जितना इंसान का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो उसमें इंट्यूशन उतनी ही ज़्यादा होती है। और इंट्यूशन के थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो कम्प्लीमेंट होती हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कम्प्लीमेंट होती हैं, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जब कम्प्लीमेंट होती हैं तो ये नर्सेस को कुछ इस तरीके से अलाउ करती हैं कि वो जल्दी से किसी भी कम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इनकम्प्लीट डेटा हो या डेटा अवेलेबल ना हो, तो वो वहाँ पे आसानी से रिपीटली वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं और वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। वो इफ़ेक्टिवली क्लिनिकल डिसीजन बना सकते हैं, और एक अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हाई प्रेशर हो, तो उसमें भी वो पेशेंट को इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट के लिए एक इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं इंट्यूशन। देखिए लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में, इंट्यूशन इज़ एन इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन और इवेंट एज ए होल दैट यूजुअली कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड लॉजिकली। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन एक इंसाइट है या फिर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सिचुएशन या इवेंट की कि जिसमें एज ए होल हम उसको समझ जाते हैं और हमारे जहन में कोई साइलेंट नॉलेज जो है वो आ जाती है। अब इसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंट्यूशन जो है वो साइलेंट नॉलेज होती है, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होती। देखिए इसमें लिखा है गट फीलिंग, ये एक गट फीलिंग होती है। दिस डज नॉट मीन ए लैक ऑफ नॉलेज रदर देन ए डीप नॉलेज। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि डीप नॉलेज उस बंदे को है। जिनमें इंट्यूशन होती हैं उनको डीप नॉलेज होती है। डीप नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू उनको इंट्यूशन का ये एक तरीका जो है, एक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज जो है वो हासिल होती है। रीजनिंग है, तो रीजनिंग में क्या होता है? रीजनिंग में एक इंसान जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को एनालाइज करता है, सिचुएशन को एवेलुएट करता है और फिर कोई ऐसा डिसीजन बना लेता है जो कि एक साउंड डिसीजन हो, एक साउंड क्लिनिकल जजमेंट हो, और उस साउंड क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू एक इफ़ेक्टिव डिसीजन हो। तो ये एक लॉजिकल एक टच होती हैं रीजनिंग में। यानी नर्सेस जो है वो डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसको यूज़ करते हुए पेशेंट की कंडीशन को एसेस कर सकते हैं, डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केयर प्लान तैयार कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती हैं उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ साथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्लिनिकल उनकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, इन सब को इंटीग्रेट करते हुए वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि रीजनिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। रीजनिंग में हम कर क्या रहे होते हैं? हम जो हमारे अपने जो बाइसेस होते हैं
उनको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, इथिकल इम्प्लिकेशंस को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम होते हैं उनके साथ हम कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे होते हैं ताकि जो ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम है उसको हम अचीव कर सकें। यानी अगर हमने रीजनिंग जो है इसको स्किप कर दिया तो फिर हमने हमारे अपने जो बाइसेस होते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, इथिकल इम्प्लिकेशंस को हम कंसीडर नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोलैबोरेटिवली काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे बाइसेस शामिल होंगे उसमें, तो इसीलिए फिर हम जो ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम होती है उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए रीजनिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल आस्पेक्ट होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की भी और नर्सिंग रिसर्च की भी। तो यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड्स में लिखा है रीजनिंग इज़ द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन, कि जिसमें ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद हम जो कंक्लूजन है उस तक पहुंच जाते हैं। और इसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग आप लोगों को पता है जब हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग जब हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी हैं। इसके बाद साइंटिफिक मेथड की बात आ जाती है। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो भी एक वे होता है नॉलेज एक्वायर करने का। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में भी साइंटिफिक मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि जिसके थ्रू हम नर्सिंग रिसर्च के अंदर और नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर नॉलेज गेन कर सकते हैं, और ये वाइडली यूज़ होने वाली एक वे है जिसके थ्रू नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर भी और नर्सिंग रिसर्च के अंदर भी नॉलेज गेन की जाती है। साइंटिफिक मेथड को जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हम जो नॉलेज है हमारे डिसिप्लिन के अंदर उसको हम एडवांस कर सकते हैं, पेशेंट केयर जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसके गाइडलाइन हैं उनको हम इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसीलिए साइंटिफिक मेथड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज़ होने वाली एक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। यहाँ पे लिखा है द मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दैट ह्यूमंस हैव डेवलप्ड। ये एक मोस्ट एडवांस मेथड है जिसके थ्रू नॉलेज एक्वायर की जाती है, और ये ह्यूमंस जो है उन्होंने खुद डेवलप की हुई है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें ऑर्डर है, कंट्रोल है, एम्पिरिसिज्म है, जनरलाइजेशन है और थ्योरेटिकल फार्मूलेशन है। तो फर्स्ट वन जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्डर सिंपली यहाँ पे जो तरतीब होती है ख़ास किस्म की तो उसको कहा जाता है। यानी सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होती है जिसको साइंटिफिक इंक्वायरी करते हुए फॉलो की जाती हैं, कि जिसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन होती हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिफ़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेट की जाती हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंट्स है, स्टडीज़ हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है। फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उन डेटा को एनालाइज़ किया जाता है, रिज़ल्ट को एनालाइज़ किया जाता है, और फिर कंक्लूजन निकाली जाती हैं। तो ये कहलाती हैं ऑर्डर। देखिए यहाँ आप लोगों के स्लाइड्स में भी लिखा है कि ऑर्डर जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर होती हैं इन ऑर्डर टू हैव रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द रिज़ल्ट। यानी कॉन्फिडेंस रिज़ल्ट में आती हैं जब हम सिस्टमेटिकली जाते हैं। जैसा कि देखिए इसमें लिखा है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं आउटकम की, फिर हम इंफॉर्मेशन जो डेटा होती हैं उसको कलेक्ट करने के लिए डिज़ाइन हम रखते हैं, और फिर उस डिज़ाइन के थ्रू हम उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। कंट्रोल जो है वो सेकंड एक कंपोनेंट है साइंटिफिक मेथड का। कंट्रोल जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, ताकि इसके थ्रू इस बात को इंश्योर किया जा सके कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारे जो आउटकम होते हैं उनको इन्फ्लुएंस ना करें। तो इसीलिए जो कंट्रोलिंग होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या तो उन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट रखा जाए, या फिर उनको कुछ इस तरीके से उनको सिस्टमेटिकली जो है वो मैनिपुलेट किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर वो आगे जाके हमारे जो आउटकम्स होंगे तो उनको वो अफेक्ट करेंगे। देखिए लिखा है इन ट्राइंग टू आइसोलेट रिलेशनशिप अमॉन्ग फेनोमेना साइंटिस्ट मस्ट कंट्रोल फेनोमेना एंड फैक्टर नॉट अंडर स्टडी। अगर रिसर्चर्स ये चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप्स मालूम करें एमोंग फेनोमेना, तो फिर उनको चाहिए कि वो फेनोमेना के ऊपर भी कंट्रोल रखें, यानी जो उनकी एक्सपेरिमेंट जो कंडीशन होती हैं उसके ऊपर भी वो कंट्रोल रखें, और वो फैक्टर्स जो कि इर्द गिर्द है लेकिन वो उस स्टडी में इंक्लूड नहीं है, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जेंडर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है
एक्सट्रानियस फैक्टर्स इनको कहते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसी रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर डिटेल से, वो आगे चैप्टर्स में हैं। तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आउटकम जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। तो ये भी एक कंपोनेंट है कंट्रोल साइंटिफिक मेथड का। इसके अलावा एम्पेरिसिज्म है। एम्पेरिसिज्म जो है वो एम्फेसाइज करती हैं एम्पेरिकल एविडेंस के इम्पोर्टेंस के ऊपर। अब जो एम्पेरिकल एविडेंस हैं वो कब बनती हैं, कब हासिल होती हैं, तो वो उस टाइम हासिल होती हैं जब ऑब्जर्वेशन की जाए या फिर एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंसेस के थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो मिलती हैं। वो किसी थ्योरी या स्पेकुलेशन जो है उसकी वजह से नहीं मिलती। स्पेकुलेशन मीन्स के कोई थ्योरी जो है वो बनाना विदाउट एविडेंस, तो वहाँ पे जो एम्पेरिकल एविडेंस होती है वो मौजूद नहीं होती हैं। तो एम्पेरिसिज्म जो है वो साइंटिफिक मेथड की एक कंपोनेंट है, और एम्पेरिसिज्म कंपोनेंट होने का मकसद ये है कि जो एम्पेरिकल एविडेंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के अंदर एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जाती हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। तो ये एक कंपोनेंट है और इसका होना लाजमी है साइंटिफिक मेथड के होने के लिए। इसके बाद जनरलाइजेशन है। यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में भी यही बात लिखी गई है। देखिए लिखा है, एविडेंस रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड गैदर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द ह्यूमन सेंसेस। एविडेंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव एज ए ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो रूटेड होते हैं, एज ए ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो मौजूद होते हैं। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और फिर वो अगर ऑब्जेक्टिव रियलिटी है तो उन्हें ह्यूमन सेंसेस के थ्रू गैदर किया जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और रिसर्च जो है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, रिसर्च ऐसे ही नहीं होती, रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसीलिए एम्पेरिसिज्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि एक दफ़ा जब डेटा कलेक्ट हो जाती हैं और एनालाइज हो जाती हैं तो उसके बाद रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपने इन फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं ब्रॉडर पॉपुलेशन के ऊपर। यानी जनरलाइजेशन जो है वो साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को अलाउ करती हैं कि वो अपने ये जो फाइंडिंग्स हैं इनको बियॉन्ड उनकी जो स्पेसिफिक स्टडी जो कंडीशन है उसके बियॉन्ड जाके वो उनको अप्लाई कर सकें। जाहिर सी बात है क्योंकि रिसर्च जो होती हैं वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू होती हैं, और रिसर्च और साइंटिफिक मेथड जो है वो किसी काम के लिए की जाती हैं तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के मसले को हल करने के लिए नहीं की जाती, वो पॉपुलेशन के मसले को हल करने के लिए की जाती हैं। तो इसीलिए जनरलाइजेशन जो है वो भी एक कंपोनेंट है साइंटिफिक मेथड का। लिखा है आप लोगों की स्लाइड्स में, नो रिसर्च इज़ एवर डन जस्ट टू बेनिफिट दिस सब्जेक्ट। देखिए एक सब्जेक्ट को, एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए रिसर्च जो है वो नहीं की जाती। इन ऑर्डर टू हैव वैल्यू इट मस्ट बी जनरलाइजेबल टू वाइडर पॉपुलेशन। उसकी वैल्यूएबल होने के लिए उस रिसर्च को ज़रूरी है कि वो जनरलाइजेबल हो, एक वाइडर पॉपुलेशन के अंदर वो फिर अप्लाई किया जा सकता हो। थ्योरेटिकल फार्मूलेशन है। थ्योरेटिकल फार्मूलेशन जो होती हैं ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती हैं जिसके थ्रू जो फेनोमेनाज होते हैं जिनको स्टडी की जा रही हैं तो उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो रिसर्चर्स की मदद करते हैं कि इसके थ्रू वो अपने जो थॉट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो होते हैं ये उनको गाइड करती हैं कि उनकी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको वो किस तरीके से अपने रिसर्च क्वेश्चन को लेके आगे जाते हैं, और फिर उनके फाइंडिंग्स जब आते हैं तो उनको इंटरप्रेट करने में भी ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उनको गाइड करती हैं। तो इसीलिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये भी एक साइंटिफिक मेथड की कंपोनेंट है और ये भी लाजमी होती हैं। देखिए लिखा है, theories are manner of organizing, integrating and deriving abstract conceptualization about the manner in which phenomena are interrelated। theories जो होते हैं वो मैनर होते हैं, किस चीज़ के लिए मैनर होते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन ड्राइव करने के लिए, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट एक डीप कंसेप्ट जो है वो बनाने के लिए। और ये किस चीज़ के बारे में हम बनाते हैं, जो फिनोमेना जिनको इंटर रिलेट किया जा रहा है उनके बारे में, किस तरीके से वो इंटर रिलेटेड है उसके बारे में। पर्पसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च की पर्पस क्या होती हैं, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्पस जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का मकसद ही यही होता है कि कोई फेनोमेना, कोई प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई हो, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती हैं तो पहले वो आइडेंटिफाई हो।
तो आइडेंटिफाई किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई नॉलेज है और उस नॉलेज के अंदर हमने गैप्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिए, या फिर वो एरिया हमने फाइंड आउट किया कि जिसमें फ़र्दर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। और आइडेंटिफिकेशन मकसद होता है साइंटिफिक रिसर्च का। दूसरा इसका मकसद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें हम क्या करते हैं, जब आइडेंटिफाई हो जाती हैं कोई भी फेनोमेना, कोई भी प्रॉब्लम, तो फिर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो तलाश करती हैं कि किस तरीके से हम वो तरीका हमें मिल जाए कि किस तरीके से हम एक्यूरेटली और कम्प्रिहेंसिवली इस जो प्रॉब्लम है, फेनोमेना है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू, और दूसरे जितने भी मेथड्स हैं उनके थ्रू, और उस फेनोमेना के लिए डिटेल में उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मालूम किए जाते हैं और बयान किए जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है। और डिस्क्रिप्शन भी मकसद होता है रिसर्च का। इसका पहला मकसद होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी फेनोमेना को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा मकसद होता है उसको डिस्क्राइब करना, और तीसरा मकसद होता है उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन करना। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हम चीज़ों को, न्यू आइडियाज़ को, न्यू थ्योरीज़ को, न्यू हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए हम जो रिलेशनशिप होती हैं वेरिएबल्स के दरमियान, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। हम बताते हैं कि इस वेरिएबल के साथ ये रिलेशनशिप है। हम जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, या फिर न्यू इंटरवेंशन जो होते हैं वो हम एक्सप्लोर कर देते हैं। और फिर हम एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। एक्सप्लोरेशन जो है वो भी रिसर्च का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, और एक्सप्लेनेशन भी इसका एक मकसद होता है। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, जब हमें जो है कोई चीज़ एक्सप्लोर हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है उसका ये प्राइमरी गोल होता है कि वो उसको एक्सप्लेन करे, उसकी जो फेनोमेना की जो मैकेनिज़्म है वो बताए। और अब बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि उसकी जो रीज़न होती हैं, कि उसकी जो अंडरलाइनिंग काजेज़ होती हैं, कि अगर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, ये बात एक्सप्लोर हो गई, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर ये पता चलती है कि किस तरीके से रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के काजेज़ क्या हैं, किस चीज़ों के ऊपर ये रिलेशनशिप जो है वो बनी हुई है, उनके जो अंडरलाइनिंग काजेज़ होते हैं वो पता चलती हैं, या फिर फेनोमेना की जो मैकेनिज़्म होती हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसको हम बता रहे होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन होती हैं, जिसके बाद एक्सप्लेनेशन के थ्रू थ्योरीज़ जो है वो डिवेलप होती हैं, मॉडल्स डिवेलप होते हैं, और उनके थ्रू एक कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन मिल जाती है उस ऑब्जर्व्ड फेनोमेना की। और ये एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। ये जितने भी हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम जो अंडरलाइनिंग काजेज़ बता रहे होते हैं, ये एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेस पे बता रहे होते हैं। इसके बाद प्रेडिक्शन और कंट्रोल है। यानी प्रेडिक्शन भी जो है वो एक मकसद होता है साइंटिफिक रिसर्च का, कि जो फ्यूचर आउटकम्स होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं तो उनको हम प्रेडिक्ट कर सकें एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे, या फिर जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बेस पे। तो प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो हैं वो इसलिए बनते हैं ताकि पहले से प्रिडिक्ट किया जा सके इंटरवेंशंस के आउटकम्स को, या फिर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उनके बिहेवियर्स को। तो ये साइंटिफिक रिसर्च का एक पर्पस होता है, प्रिडिक्शन। और कंट्रोल जो है वो भी एक साइंटिफिक रिसर्च के फाइनली साइंटिफिक रिसर्च जो है उसके पहले सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, तो एंड में जाके हमारा मकसद कंट्रोल करना होता है। कि अगर हमें पता चल गया कि जो काजल रिलेशनशिप होती हैं वेरिएबल्स के दरमियान, उसका हमें पता चल गया, तो उसके बाद हम वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। जब हम वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो तब जाके हम जिस चीज़ को रोकना चाहते हैं या जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि हो जाए, तो उसको हम जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। तो कंट्रोल और प्रिडिक्शन जो है ये भी पर्पस होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के। प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च, प्रिंसिपल्स क्या है रिसर्च के, तो लिखा है द बेनिफिट फॉर कलेक्शन ऑफ नॉलेज, द बेनिफिट फॉर ह्यूमैनिटी, द बेनिफिट फॉर पेशेंट और पॉपुलेशन। यानी रिसर्च का उसूल ये है कि रिसर्च अगर की जा रही है तो उसके थ्रू नॉलेज जो है वो कलेक्ट होना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए पेशेंट के लिए, पॉपुलेशन के लिए, जैसा कि उनकी उस रिसर्च फाइंडिंग की वजह से उनको फ़ायदा मिल सके, उनकी डिज़ीज़ से रिकवरी होने में,
उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और उनको डिज़ीज़ से बचाने में, डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं रिसर्च के। रिसर्च ऐसे ही रिसर्च जो है वो नहीं किए जाते, बल्कि इन उसूलों के मुताबिक किए जाते हैं कि उससे नॉलेज मिल सके, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो, पेशेंट को, पॉपुलेशन को बेनिफिट हो, उनकी रिकवरी ऑफ डिज़ीज़ में या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ में या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ में। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये टॉपिक्स आप लोगों को समझ आ गए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।